स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस। पहला चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट में बेसिक साइंस समझे थे और चैप्टर का जैसे कि नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पदार्थ के बारे में समझे थे, पदार्थ क्या है। तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या क्या देखे थे उसमें। पिछला वीडियो ना देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा। तो उसमें पदार्थ देखे थे। पदार्थ बना हुआ होता है किस चीज़ से? कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ किसको कहते हैं? तो पदार्थ वो सभी चीज़ों को कहते हैं जिसमें मास हो, कुछ मास हो और जो स्थान घेरे, यानी जो स्पेस ऑक्युपाइड करें, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण का विशेषता देखे थे, 3 विशेषता। कणों के बीच खाली स्थान होता है। कण जो होता है पदार्थ का कण वो हमेशा गतिशील होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया था। तो आज उसके बाद देखेंगे पदार्थ की अवस्था, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, अवस्था देखिए, पदार्थ की अवस्था एक होता है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव यानी लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था पढ़ना है, लेकिन 2 और अवस्था होती है। तो 3 अवस्था हुआ। चौथा अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा है ना, चौथा अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और एक 5वां अवस्था होता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन कंडेंसन। तो ये खैर चौथा 5वां अवस्था है। ये सब अवस्था का बस नाम जानना है ना। तो एक BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसन, ये पदार्थ का एकदम ठंडा वाला अवस्था है ना। और एक प्लाज्मा अवस्था होता है। तो प्लाज्मा अवस्था किसको कहते हैं? तो वैसी अवस्था जो बहुत ज़्यादा ताप पर ये होता है ना। बहुत ज़्यादा अगर ताप, जैसे लोहा है, बहुत ज़्यादा उसको गर्म कर दे, पिघला दे तो पिघल जाता है, पूरा लाल हो जाता है। तो वो जो अवस्था है उस तरह का प्लाज्मा अवस्था होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होता है, जैसे सूर्य प्लाज्मा अवस्था में। तो खैर वो सबको नहीं पढ़ना, बस नाम याद रखिएगा। ये 3 के अलावा भी है, प्लाज्मा अवस्था और एक BEC, आगे चल के उसको अध्ययन करना है डिटेल्स। खैर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है उसका डिटेल कुछ है ना, वो ख़त्म हो गया है, तो खाली नाम है ना। तो खैर मेन चीज़ है ठोस, द्रव, गैस। ये 3 चीज़ को जानना है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस समझिएगा, ठोस का क्या गुण होता है? ठोस जो होता है इसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। याद रखिएगा, ठोस जैसे ये ठोस है, आकार और आयतन निश्चित होता है। ये बहुत ठोस है, कठोर। ठोस क्या है? वो कठोर होता है ना। और इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। मेन पॉइंट है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। निश्चित यानी फिक्स होता है, ठीक है। जैसे इसका आकार जितना बड़ा है इतना ही बड़ा है, छोटा बड़ा नहीं होगा। आकार निश्चित है, फिक्स आकार है, ठीक है। आयतन यानी कि वजन, पदार्थ में जो चीज़ है, जैसे इसके अंदर में जो चीज़ है वो उतना ही रहेगा, है ना। जिस चीज़ से ये बना है वो मटेरियल, तो उतना ही रहेगा। आयतन या वजन समझ सकते हैं, जैसे ये 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा कोई चीज़। तो ये आयतन यानी अंदर का पदार्थ और आकार दोनों निश्चित होता है ठोस में, ठीक है। द्रव में आते हैं तो इसका आकार तो निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। शॉर्ट में लिख दे रहे नहीं, खाली समझ में आ रहा है। आकार निश्चित नहीं होता। पानी का आकार वो देखें, पानी का बोलेंगे पानी कैसा होता है तो कह सकते हैं कि गोल होता है, कि चरखूट होता है, कि लंबा होता है। पानी का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं होता। लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है, आयतन होता है, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित होता है।
आयतन निश्चित, यानी 1 लीटर पानी है तो वो एक लीटर बोतल में है तो उसको कहीं और रखे तो भी 1 लीटर रहेगा, ठीक है। 1 लीटर कहीं पे पानी है तो वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा जब तक उसमें बढ़ाएंगे नहीं पानी, है ना। अगर उसको सेम रखा जाए, फिक्स रखा जाए एकदम रूम टेम्परेचर में तो उतना ही रहेगा। हाँ, फिर तापमान दे देंगे तो बात बन के उड़ जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर देने से, ना, या ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो ठोस बन जाएगा। तो अलग अलग रूप सिर्फ हो सकता है। पानी का 3 अवस्था है तो अवस्था चेंज हो सकता है, लेकिन पानी बढ़ेगा या घटेगा नहीं, ठीक है। तो आयतन निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है। आयतन बढ़ता घटता नहीं है द्रव का भी, ठोस का भी आयतन घटता बढ़ता नहीं है, और ठोस का आकार भी घटता बढ़ता नहीं है, आकार जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब गैस में आते हैं तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित। अनिश्चित कहने का मतलब क्या है, फिक्स नहीं होता है, ना आकार फिक्स है ना आयतन फिक्स है। गैस को कहेंगे कैसा रहता है पता नहीं, तो कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि गैस दिखता ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा ना। यानी कोई आकार नहीं होता है इसको, गैस का कोई आकार नहीं होता है। आयतन भी इसका कोई आयतन नहीं होता है, फिक्स आयतन इसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1 किलो हवा है, हवा को अगर यहाँ पे हम रख दें, छोड़ दें तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा, यानी कि आयतन भी उसका सही नहीं रहेगा, आयतन भी उसका फिक्स नहीं होता है, आकार भी फिक्स नहीं होता है। इसका सीमा इसका होता है निश्चित, सीमाएं निश्चित होती है, निश्चित। इसका कोई सीमा नहीं होता, इसका निश्चित सीमा नहीं होता है, इसका भी नहीं होता। सीमा मतलब बॉर्डर, बॉर्डर है ना, जैसे ये बोर्ड है तो जितना बड़ा इसका बॉर्डर है, जो बॉर्डर है वही रहेगा, कभी बढ़ थोड़ी जाएगा या घट नहीं जाएगा। लेकिन पानी है, जैसे पानी अगर जमीन में रख दे उसका बॉर्डर फिक्स होगा, फैल जाएगा, बहाव होता है, फैल जाएगा। हवा का बॉर्डर वो भी फैल जाता है, तो उसमें बहाव होता है, गैस में भी पानी में भी बहाव होता है, इसलिए उसका कोई सीमा कोई बॉर्डर नहीं होता है, लेकिन ठोस में बॉर्डर होता है, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा और क्या कर सकते हैं, ठोस के बीच का जो कण है, ठोस के बीच का कण, ठोस पदार्थ है और पदार्थ क्या चीज़ से बना है, कणों से। तो इसका कण जो है ना बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास होता है, ठीक है। खैर इसको पिछला वीडियो में बता दिए थे कण में कि ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में कण की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो पास पास यानी अट्रैक्शन जो रिक्त स्थान जो होता है सबसे कम होता है ठोस में, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब तो खैर पिछले वीडियो में कर दिए थे। तो बस ठोस द्रव गैस में इतना सा भी याद रखेंगे। ये कण की बात को कण में बता दिए थे, इसलिए यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ठोस द्रव गैस तीनों में अंतर, ये सेम छोटा सा अंतर है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, रबड़ को खींचते हैं उसका आकार बदल जाता है, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। रबड़ खींचते हैं, आकार परिवर्तन हो गया, छोटा सा है बड़ा कर दिए, बड़ा हो जाता है। तो आकार परिवर्तन हो रहा है तो वो ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा, क्या होगा? क्योंकि ठोस में तो पढ़े क्या कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, फिक्स होता है। लेकिन रबड़ है या स्पंज है, रुई जैसे है, उसको भी आकार परिवर्तन कर सकते हैं, उसको दबा देंगे तो, या रबड़ को खींचेंगे तो आकार परिवर्तन होगा। तो वो सब भी आकार परिवर्तन होता है, लेकिन वो सब भी ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि जब उसमें बल लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, तभी उसका आकार परिवर्तन हो रहा है। फिर फोर्स जैसे बल लगाना छोड़ देंगे तो रबड़ अपने स्थान में आ जाएगा। इसी तरह स्पंज दबाएंगे चिपक जाएगा, है, छोड़ेंगे फिर अपना स्थान में आ जाएगा। तो चूंकि फोर्स लगा रहे हैं तब जाके अपना आकार परिवर्तन, अब खुद ब खुद आकार उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी ठोस होगा, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है बहुत बार कि रबर को खींच सकते हैं, स्पंज को भी आकार आकृति, उसका स्पंज का आकृति को भी बदल सकते हैं, फिर भी ये ठोस कैसे है? तो कैसे है? तो अलग से बाहर से बाह्य बल उस पर लगाया जाता है, तब वो जा कर के उसका आकार परिवर्तन होता है। जब बल लगाना छोड़ देते हैं तो वो अपना आकार में पुनः आ जाता है, इसीलिए वो भी ठोस है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाएगा लिक्विड में भी, तो लिक्विड का जैसे आकार नहीं बदलता, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब समझिए वजन, समझिए सिंपल से, है ना। जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। लेकिन पानी भी तो कहिएगा, गर्मी के दिन में जैसे 1 लीटर अगर छोड़ दे बाहर तो उड़ जाता है, फिर उसका फिक्स कैसे रहा आयतन? तो उड़ता कब है? जब उसमें
बाहर का तापमान आ जाता है, तापमान उसमें, टेम्परेचर उसमें आता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तब है वो वाष्प बन के उड़ेगा। अगर रूम टेम्परेचर एकदम साधारण टेम्परेचर में रखा जाए तो वो कुछ नहीं होगा, उसका आयतन फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये सभी एक कंडीशन को फॉलो करता है, एक कंडीशन होना चाहिए खासकर तापमान का। लोहा जैसे ठोस है, लोहा को भी तो अगर बहुत ज़्यादा तापमान दे, बहुत ज़्यादा गर्म कर दे तो वो भी पिघल जाएगा। अब कहिए अगर लोहा तो ठोस है तो फिर ये पिघला क्यों? ठोस का गुण होता है कि वो आकार और आयतन उसका बदलेगा नहीं, आकार बदलेगा नहीं। अब लोहा को पिघाल के कहेगा कोई कि इसका आकार बदल गया, ये ठोस नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो कंडीशन है वो एक फिक्स तापमान पर है ना। इसी तरह स्पंज और रबड़ भी खींच के नहीं, अगर उसको छोड़ दे रहे हैं अपने आप, ऐसे अपने आप अगर खींचा जाता तब कहते हैं कि अपने आप खींचा जा रहा है, मतलब आकृति इसका बदल जा रहा है, आकार बदल जा रहा है, ये ठोस नहीं है ना। लेकिन अपने आप में जब उसको बल लगाते हैं तब होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ठोस, द्रव और गैस में। उसके बाद क्या पढ़ना है देखते हैं। अच्छा, ठोस द्रव गैस, इंसान का जो बॉडी है, मानव शरीर, उसमें भी ये 3 अवस्था पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में भी 3 अवस्था होता है। जैसे हड्डी हो गया ठोस है, खून हो गया, पानी हो गया, ये सब द्रव अवस्था, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन थैला जो फेफड़ा में भरा हुआ है वो सब गैस अवस्था है ना। तो तीनों अवस्था शरीर में भी होता है। तो खैर तीनों अवस्था में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है ना। परिवर्तन मतलब क्या? कोई ठोस है, अवस्था परिवर्तन। अवस्था मतलब 3 चीज़ याद रखना चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, 3 चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए। अवस्था की जब बात आवे तो या तो ठोस या द्रव या गैस, है ना। तो अवस्था परिवर्तन है, ठोस अवस्था है तो अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव अगर हो गया तो अवस्था परिवर्तन हो गया, द्रव से ठोस हो गया तो भी बदल गया, अवस्था बदल जाएगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस भी हो सकता है, द्रव से गैस, है ना। तो इसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन होता है, ठोस से कोई चीज़ द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, सभी चीज़ नहीं। जैसे इसको कहेंगे ठोस से गैस बन जाओ तो कैसे गैस बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। कुछ चीज़ है जो ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है। कुछ है जो कि डायरेक्ट ठोस से गैस, यानी डायरेक्ट उड़ जाएगा हवा में, और कुछ है डायरेक्ट गैस से ठोस बन जाएगा। तो यही सब परिवर्तन को आप देखना है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं परिवर्तन। तो सबसे पहले देखिए पानी में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। पानी द्रव अवस्था में भी रह सकता है, ठोस अवस्था में भी, और गैस अवस्था, तीनों अवस्था में रह सकता है। तो वाटर जो है, जल जो है, वो तीनों अवस्था में रह सकता है। नॉर्मल पानी है लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो बन जाएगा ठोस, बर्फ बन जाएगी, यानी ठोस अवस्था है। और वही पानी को अगर गर्म बहुत ज़्यादा कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो गैस अवस्था, यानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो गैस अवस्था, है ना। तो पानी का तीनों रूप होता है। तो तीनों रूप में कुछ पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। देखिए, एक होता है गलनांक, एक होता है गलनांक, ठीक है। गलनांक, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये सब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है। ठोस, द्रव, गैस तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ये सब नया चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। गलनांक, तो गलनांक एक होता है, एक क्वथनांक, दोनों एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए एक ही बार में। क्वथनांक, क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए, गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, गलनांक और क्वथनांक में ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। बॉइलिंग मतलब समझ में आ रहा है, बॉइल करते हैं ना कोई चीज़ को, बॉइल उबालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग मैंने पिघलाते हैं, पिघलना, है ना। मेल्ट करते हैं यानी पिघालना कोई चीज़ को, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं वैसा तापमान, ये सब क्या है? तापमान है, एक तापमान, ये क्या है? टेम्परेचर है। तो वैसा तापमान जिस पर बर्फ पिघलने लगे, मेल्टिंग होने लगे यानी पिघलने लगे, तो उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सब क्या? तापमान जिसमें ठोस पिघलना स्टार्ट होता है, पिघलना शुरू हो जाता है,
पिघलना शुरू हो जाता है ठोस, यानी ठोस से क्या बनना शुरू हो जाएगा, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव, है ना। एकदम साधारण शब्दों में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिएगा, है ना। तापमान जिसमें ठोस पिघलना शुरू हो जाता है, ठोस है यानी बर्फ, ठोस मतलब क्या समझ में आ रहे हैं यहाँ, बर्फ, है ना, बर्फ लिख दे रहे तब पिघलने में ठीक लगेगा, है बर्फ जो कि ठोस अवस्था में। तो ऐसा तापमान जिसमें ठोस है, बर्फ है, वो पिघलना हो जाए स्टार्ट कर दे। जैसे फ्रीजर में बर्फ है, वहाँ नहीं पिघलता है, लेकिन बाहर निकाल देते हैं तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है। तो वैसा तापमान फ्रिज जब तक ऑन है उसमें तापमान उतना नहीं मिल रहा है वो पिघले, तो कुछ तापमान है, फिक्स तापमान, जिस तापमान पर पहुंचने के बाद बर्फ पिघलने लगता है तो उसको बोलते हैं गलनांक, है ना। तो कहेगा बर्फ का गलनांक कितना है, बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव बनना स्टार्ट हो जाए यानी पिघलना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं उसका गलनांक, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। जैसे बर्फ का गलनांक, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग गलनांक है। बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखना चाहे तो 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केल्विन और सेल्सियस आ गया तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, और अगर 1 डिग्री सेल्सियस का बात करें 273 प्लस 1 कर देंगे तो 274 केल्विन, है ना, केल्विन। यानी कि सेल्सियस से केल्विन लाना है तो 273 उसमें जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देना है। केल्विन से सेल्सियस लाना है तो 273 घटा देना है, ठीक है। इसको सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बदलने का भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। सेल्सियस से केल्विन जाना है तो 273 जोड़ना है, और केल्विन से सेल्सियस आना है तो 273 घटाना है। वापस आने के लिए तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। सी बड़ा होता है, केल्विन छोटा है, तो सेल्सियस छोटा बड़ा होता है, केल्विन छोटा होता है। इसलिए ना 0 डिग्री सेल्सियस माने अभी तक 0 डिग्री 0 सेल्सियस है, उसमें 273 को केल्विन होता है, तो 273 को केल्विन मिलके 0 डिग्री बनाता है, 274 को मिलके 1 डिग्री। यानी क्या है कि केल्विन छोटा है, सेल्सियस बड़ा है, ठीक है। इसलिए सेल्सियस से केल्विन लाना हो तो 273 जोड़ देना है। याद कैसे रखेंगे, कौन बड़ा है, तो सी पहले, ABCD वाले में सी आता है पहले के बाद में आता है, तो सी पहले आता है यानी सी बड़ा है। सी लाने के लिए 273 को केल्विन होना चाहिए, 273 को केल्विन रहेगा तब सी आएगा, है ना। तो सी से केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना है। बोलेंगे 3 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, तो 273 में जोड़ देंगे 3, तो 276 केल्विन, है ना। तो 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। याद वैसे ही रखिएगा, तो कन्फ्यूज बड़ा हो जाएगा। 273 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, सी से के में जाएंगे तो जोड़ना होगा, ताकि सी पहले आता है बाद में के, तो उलम जाने के लिए जोड़ना है, और उधर पीछे आएंगे के से सी की तरफ तो घटाएंगे 273, ठीक। चलिए ये हो गया। ठोस, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है यानी लिक्विड हो जाता है, द्रव पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसको गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक पूछता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 273 केल्विन। अब क्वथनांक देखिए, क्वथनांक जिस तापमान पर या जिस तापमान जिसमें द्रव जो है, द्रव गैस में परिवर्तन हो जाए। ऐसा तापमान जिसमें कोई द्रव्य है यानी पानी है, द्रव है, लिक्विड है, वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाए, वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाए, गैस में परिवर्तन होने लगे, तो वैसे तापमान को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक याद रहेगा, वैसा तापमान जिसमें कोई द्रव यानी लिक्विड उबलने लगता है, उबल के क्या होगा, वाष्प बन के उड़ने लगेगा, है ना। द्रव जो है गैस में परिवर्तन होने लगेगा, वाष्प बनेगा या उबलने लगेगा, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा या उबलने लगेगा, यानी कि वो द्रव से गैस बन रहा है। तो वैसा तापमान को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। बॉयल करना यानी उबालना, उबलने लगेगा, ठीक है, क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक कहेगा, पानी का क्वथनांक
पानी का क्वथनांक कितना है? तो पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस सेल्सियस को कहेंगे केल्विन में लिखते, क्या करेंगे? सी से के जाने के लिए क्या बोले थे? 273 जोड़ देना है, तो 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन। तो 373 केल्विन पर पानी जो है वाष्प बन के उड़ने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है, तो वो जो तापमान है उसको कहेंगे क्वथनांक। तो पानी का क्वथनांक पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कहेगा तो 373 केल्विन। अगर गलनांक का बात करें यानी ठोस से पानी बन रहा है तो ठोस यानी बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, तो ये क्वथनांक और गलनांक, ये दोनों चीज़ में आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण की होता है, हाँ, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वथनांक जैसा ही है। क्वथनांक में क्या पढ़े थे कि द्रव को गैस बनाने के लिए कितना उबालना पड़ेगा, कितना तापमान देना पड़ेगा ताकि वो उबलने लगे और गैस बनने लगे। तो 373 केल्विन तापमान देंगे तो वो गैस बनने लगेगा, तो वो होता है क्वथनांक। द्रव से गैस बन रहा है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। तो वही क्वथनांक जैसा ये भी है, लेकिन इसमें एक फिक्स रेशियो है, 1 kg, 1 kg द्रव है ना, 1 kg द्रव को वाष्प बनने में, 1 kg द्रव को वाष्प बनने में लगा ऊर्जा शॉर्ट में लिख रहे हैं, एकदम साधारण। देखिए याद रखिएगा, 1 kg द्रव है, 1 किलो पानी है मान चलिए, उसको वाष्प बना के उड़ाने में हमको कितना ऊर्जा खर्चा लगा होगा, कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, उसको कहेंगे वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, 1 किलो पानी को वाष्प बना के उड़ा देने में कितना ऊर्जा खर्च होगा उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये वाष्पीकरण में कोई दिक्कत नहीं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये सब छोटा छोटा डिफिनेशन याद रखिएगा। इसके बाद परिवर्तन को आप देखते हैं, और भी बहुत सारे परिवर्तन है। उसके बाद देखिए एक ऊर्ध्वापातन होता है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ऊर्ध्वापातन क्या है? ऊर्ध्वापातन कहते हैं जब कोई ठोस डायरेक्ट बदल जाए गैस में, है? ठोस अगर डायरेक्ट बदल जाएगा गैस में, या गैस डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगा तो उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा पदार्थ है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है बिना द्रव में परिवर्तन हुए, ठोस से द्रव में बदले बिना डायरेक्ट वो गैस में परिवर्तन हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो वैसे पदार्थ को, वैसे प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ पदार्थ ऐसा है जो द्रव में परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट ठोस से गैस, गैस से ठोस। तो वैसे अभिक्रिया को, वैसे प्रक्रिया को जिसमें ठोस गैस बदल जा रहा है, गैस द्रव में बदल जा रहा है, तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वापातन। ठीक है, जैसे कपूर को आप खुला छोड़ दीजिएगा, कपूर ठोस होता है, ठोस कपूर होता है, खुला छोड़ दीजिएगा वो धीरे धीरे उड़ करके खत्म हो जाता है, वो लिक्विड में नहीं बदलता, डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन में कोई दिक्कत नहीं, ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया तो ऊर्ध्वापातन, एग्जाम्पल के लिए कपूर। उसके बाद वाष्पीकरण जिसको इवेपोराइजेशन कहते हैं। देखिए वाष्पीकरण, आप समझिए वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन। वाष्पीकरण थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब कोई द्रव पदार्थ, जब कोई द्रव गैस में बदलेगा यानी वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन के गैस में बदल जाएगा, लेकिन गैस में बदलेगा इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये जितना तापमान चाहिए गैस में बदलने के लिए, उससे कम तापमान में अगर गैस में बदल जा रहा है तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण। जैसे पढ़े इससे पहले क्वथनांक मतलब क्या होता है? जब द्रव गैस में परिवर्तन होने लगता है तो उसके लिए तापमान कितना चाहिए, तो उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान, तब वो वाष्प बन के उड़ेगा, तो उसको कहेंगे क्या? क्वथनांक। लेकिन ये वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण यानी पानी जो होता है बिना 100 डिग्री सेल्सियस दिए भी वाष्प बन के उड़ जाएगी। ये सतह में होता है, जमीन में से सतही तापमान जो होता है उस पर अगर वो वाष्प बन के उड़ जा रहा है तो उसको वाष्पीकरण कहेंगे। जैसे रूम में पानी गिर गया तो कुछ देर बाद वो सूख जाता है,
सूखता है ना। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हल्का फुल्का पानी रहता है। अब एकदम पूरा रूम को भरा दीजिए कहिएगा तो कुछ देर बाद सूखे तो नहीं सूखेगा, लेकिन हल्का फुल्का गिर गया तो कुछ देर बाद वो सूख जाता है। पक्का रूम रहे तो भी सूख जाता है। मिट्टी का है ज़मीन तब तो खींच लेता है मिट्टी, लेकिन अगर पूरा पक्का प्लास्टर है फिर भी वो सूख जाता है। तो सूख के गया कहाँ, कैसे सूख गया, तो वाष्प बन के उड़ जाता है। वहाँ जो वाष्प बन के उड़ा है वहाँ पर हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं दिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़मीन पे आ जाएगा तब तो सब आदमी जल जाएगा। तो 100 डिग्री तापमान तो वहाँ पे नहीं मिला, फिर वो कैसे वाष्प बन के उड़ गया। इसे क्या समझ में आ रहा है कि कम तापमान में भी वाष्प बन के उड़ता है सतह पर। कम सतही तापमान यानी सतही तापमान पर 100 डिग्री से कम में भी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जब 100 डिग्री से कम में 100 डिग्री होनी चाहिए पानी को वाष्प बनने के लिए, लेकिन 100 डिग्री से कम में अगर वो उड़ जा रहा है वाष्प बन करके तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प बन के कब उड़ेगा, जब थोड़ा सा पानी रहे। बहुत ज़्यादा अगर भरा देंगे, जैसे इतना पानी रूम में पूरा भर देंगे तो वो थोड़ी उड़ेगा। थोड़ा बहुत पानी गिर गया है, ऐसे बस छिड़क गया, छिटा गया तो उड़ जाएगा। तो क्यों उड़ता है, देखिए कम रहेगा तो उन दोनों के बीच में, कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उसका आकर्षण बल कम हो जाता है और उसके बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा, कणों के बीच गतिज ऊर्जा यानी कण गति ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा करेगा यानी जल्दी जल्दी गति करते करते कण जो है धीरे धीरे पानी का कण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और सतह बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। जैसे पानी है, एक कटोरा पानी बस कटोरा में ही रखा हुआ है, कटोरी इतना जगह में रखा हुआ है तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन यही एक कटोरा पानी को पूरा रूम में ऐसा छिड़क देंगे तो थोड़ा ही देर में सूख जाता है ना। तो सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें यानी एरिया बढ़ा दें तो वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। एरिया बढ़ने से क्या होगा, वाष्पीकरण यानी वाष्प बन के उड़ने की प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी, तेजी से होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रभाव पूछता है ना, बुक में सब मिल जाएगा अच्छे से। खैर इसका क्वेश्चन आंसर जो बुक का है वो PDF दे देंगे, है ना। ये खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर का PDF दे देंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। खैर अभी तुरंत नहीं, है ना, कुछ दिन बाद मिलेगा, कहेगा अभी बनाए नहीं है ना, PDF अभी नहीं बनाए हैं। कुछ दिन बाद से इसका क्वेश्चन आंसर भी देते चलेंगे, तो वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। फिलहाल समझते चलिए एकदम साधारण तरीके। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, है ना, समझते चलिए। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तेज होगा, है। तापमान बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण तेज होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा तो तुरंत सूख जाएगा, गर्मी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा देर लगेगा सूखने में। ठीक है। तो बहुत सारा कारक हो सकता है, मेन 2 कारक है। तापमान बढ़ेगा जल्दी वाष्पीकरण होगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण जल्दी होगा। और आर्द्रता एक उल्टा होता है, आर्द्रता अगर बढ़ गया, आर्द्रता किसको बोलते हैं, हवा में नमी, नमी मतलब पानी का अंश। जैसे बरसात का हवा जो चलता है उसमें पानी का भी अंश होता है, तो वो वाला हवा आर्द्रता हो गया, नमी हो गया। तो नमी अगर बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण जल्दी नहीं होगा। बरसात के दिन दिखते होंगे कपड़ा उपड़ा जल्दी सूख भी नहीं करता, क्या कि वाष्पीकरण नहीं हो रहा, वाष्प बन के उड़ ही नहीं रहा है, क्या कि हवा में भी थोड़ा बहुत पानी है। अभी हवा भी चल रहा है तो पानी लेकर आ रहे थे, क्योंकि उड़ाएगा और पानी देके चल जा रहा है तो बहुत देर में सूखता है, क्योंकि उसमें आर्द्रता होता है उस हवा में, बरसात के हवा में, है ना। तो आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण कम होता है। 3 कारक पर डिपेंड करता है। कारक देखिए, क्षेत्रफल अगर बढ़ गया तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा, पहला कारक। दूसरा देखिए, दूसरा है तापमान बढ़ा दे, तापमान बहुत ज़्यादा है यानी बहुत ज़्यादा गर्मी तो तुरंत सूख जाता है कोई चीज़, तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। और एक होता है आर्द्रता बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। ये तीर का निशान नीचे कर दे रहे हैं यानी कम, ऊपर मतलब तेजी से, है ना। शॉर्ट में एकदम लिख दे रहे हैं, समझते चलिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वाष्पीकरण में। अब एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आप दे देंगे, है ना। लेकिन तो अभी समझते चलिए खाली, वाष्पीकरण में शीतलता का अनुभव क्यों होता है, शीतलता महसूस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वाष्पीकरण में शीतलता होती है, वाष्पीकरण प्रक्रिया में शीतलता होती है, यानी वाष्प बन के अगर कोई चीज़ उड़ गया, वहाँ से पानी है, वाष्प बन के उड़ गया तो वहाँ कुछ देर के लिए ठंडा लगेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन ये हमेशा पूछते हैं, आता है एग्जाम सब में। तो देखिए क्या हो, क्यों ऐसा होता है समझिए। देखिए जैसे गर्मी के दिनों में क्या करता है, शाम में आदमी रूम में पानी धो देता है रूम को, है ना, या अपना आंगन है तो आंगन में भी पानी छिड़क देता है,
क्यों करता है? क्योंकि थोड़ा ठंडा महसूस हो। अपना दुकान में देखिए पानी कर देते हैं, आप लोग भी करते हो, हम लोग भी करते हैं, पानी छिड़क देते हैं रूमों में। क्यों करते हैं? थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, थोड़ा सा होता है, ऐसा नहीं कि गर्मी भाग जाता है उससे, थोड़ा देर के लिए थोड़ा आराम मिलता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए ध्यान देखिए, समझिएगा। वाष्पीकरण, पानी छीड़ पूरा रूम में फैला दिए, वाष्पीकरण हो रहा है तो वहाँ से पानी उड़ रहा है वाष्प बन करके। तो वाष्प बन के उड़ने के लिए कुछ तापमान चाहिए, तापमान चाहिए ना। तो तापमान वही रूम में है, गर्मी है, वही गर्मी वही ना तापमान है, टेम्परेचर है। तो गर्मी जिसके कारण लगता है, तो वो जो तापमान है वो तो पानी को उड़ाने में लग गया है। जितना जैसे रूम में तापमान है, गर्मी है, वो पानी को उड़ाने में खर्चा हो गया, वो तापमान पानी को ठंडा करने में, पानी को वाष्प बनाने में। तो पानी को वाष्प बनाने में वो ऊर्जा खर्च हो जाता है, और पानी जब ये रूम में वाष्प बन के गया तो ऊपर का तापमान को भी थोड़ा ठंडा कर देगा, ठीक है। तो वाष्प बन के उड़ता है तो उसमें ऊर्जा खर्च हो जाता है, तापमान जो है खर्च हो जाता है, और पानी ऊपर गया तो रूम को भी थोड़ा सा ठंडा कर देता है। तो इसीलिए जहाँ भी वाष्पीकरण हो तो कुछ देर के लिए वहाँ शीतलता का अनुभव होता है, यानी ठंडक महसूस होती है। फिर थोड़ा देर में वही हो जाता है, फिर गर्म होगा ऊपर का तापमान से, फिर वही हाल चाल हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए ठंडक महसूस होता है। हाँ, इसलिए रात में ऐसा करते हैं, रूम में पानी नहीं देते रात में, क्या कि रात में तापमान वहाँ का जितना गर्मी है पानी सुखाने में लग जाएगा, पानी सुखाने में सब गर्मी खत्म है। उसके बाद बाहर तो सूरज नहीं है तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा रात भर थोड़ा सा सुकून से सो सकते हैं, रह सकते हैं। अब दिन में सुबह है 10-11 बजे ऐसा करेंगे तो ठीक है, थोड़ा जैसे वाष्प बनेगा उसमें थोड़ा देर ठंडा लगेगा, उसके बाद तो फिर तपाल सूरज है पूरा आग उगल के रहा है सूरज ऊपर में, तो फिर से तापमान बढ़ जाएगा ना, तुरंत बढ़ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं दिन में। तो शाम में रात में सोने से पहले रूम में पानी उन्नी धो के सोते हैं ताकि थोड़ा ठंडक महसूस हो, है ना। तो शीतल सा ठंडा इसलिए महसूस होता है तापमान के कारण, ठीक है। वातावरण में जितना तापमान है वो सब तापमान पानी को उड़ाने में समझिए लग जाता है, और ठंडा हो जाता है तापमान को, क्योंकि पानी ठंडा है, अब उसमें गर्मी आ रहा है। जैसे एक कटोरा ठंडा पानी है, उसमें गर्म लोहा डाल देंगे तो लोहा ठंडा हो जाता है, होता है कि नहीं। वैसे ही तापमान रूम में है, वो ठंडा पानी को उड़ाने में, पानी उसमें जा रहा है तो वो ठंडा उसमें हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, ठीक। अगर इसको साइंस भाषा में लिखे तो क्या लिखेंगे? द्रव का जो कण जो पानी का जो कण है वो अपने आसपास के वातावरण का जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेता है, गर्मी को सोख लेता है, और वो गर्मी को सोखता है इसलिए वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो गर्मी को सोख लेता है जिससे कि आसपास के वातावरण में ठंडक महसूस होती है, ठीक है। इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, हैं, और वाइट कपड़ा। अब गर्मी के दिन आएंगे हम वाइटे देखेंगे पहनेंगे, है। जैसे शुरू चैनल स्टार्ट किए तो उस समय भी लगभग थोड़ा गर्मी था, इसलिए वाइटे, ऐसा हर वीडियो में वाइट है। आप लोग कमेंट भी करते थे सर खाली वाइटे पहनते, तो वाइटे में थोड़ा आराम लगता है, दूसरा कलर का पहनते एकदम अकबक लगने लगता है। इसलिए ठंडा में पहने, ठंडा देखेंगे अलग अलग तरह का कपड़ा पहने, लेकिन अब पूरा गर्मी वाइटे चलेगा, है ना। अभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं आया है इसलिए कभी कभी कलरफुल चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर वाइटे चलेगा, है ना। क्योंकि वाइट में थोड़ा आराम मिलता है गर्मी से, है ना। तो सूती और कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में, सूती कपड़ा। क्यों? देखिए सूती कपड़ा पहनेंगे पूरा पसीना निकलता है शरीर से, ये पसीना को खींच लेगा, है, पूरा पसीना खींच लिया, है, पसीना से भीग गया कपड़ा। उसके बाद बाहर से गर्मी है, गर्मी क्या कर रहा है, या शरीर में का भी गर्मी होता है, तापमान होता है, तो तापमान क्या करेगा, ये पानी जो पसीना है, पसीना क्या पानी है नहीं, तो पानी को उड़ाने में लग जाएगा वाष्प बन के, है। तो पानी को वाष्प बनाएगा तो ठंडक महसूस होगा, वाष्पीकरण जहाँ होता है ठंडक महसूस होता है ना। इसलिए सूती कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा से वाष्प बन के उड़ेगा, यानी शरीर का जितना तापमान है वो गर्मी लग जाएगी पनिया को सुखाने में। ये जो पानी है पसीना के रूप में, वो पानी को सुखाने में सब गर्मी लग जाएगा, है ना। तो गर्मी पनिया में टच करेगा सुखाने के लिए, वाष्प बनाने के लिए, तो ठंडा हो जाएगा, तापमान जो ऊष्मा है वो कम हो जाएगा, तापमान जो है कम हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा ठंडक महसूस होती है ना। तो इसलिए सूती कपड़ा पहनना चाहिए। हमें समझो क्वेश्चन पूछता है सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, तो वही कारण है, वाष्पीकरण में से
वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता महसूस होती है। ठीक है, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहननी चाहिए क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी को अच्छे अवशोषक होते हैं, सूती कपड़ा उसको सोख लेगा, पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वो वाष्पीकरण कर देता है। और चूंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, महसूस होती है, इसलिए सूती कपड़ा पहनेंगे तो शीतल आराम मिलेगा, थोड़ा शीतलता महसूस होगी। ठीक है, तो और वही एक क्वेश्चन और पूछता है कि गर्मियों के दिन में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं या अपने घरों में, तो क्यों? तो वही वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, मेन कारण है वाष्पीकरण होगा, ठंडा महसूस होगा। क्यों ठंडा होगा? क्योंकि आसपास का जो गर्मी है वो पानी में चल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना, पानी को उड़ा देगा और खुद वो जो वहाँ का वातावरण है वो ठंडा हो जाएगा कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए, है ना। तो चलिए इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में, है ना। तो थोड़ा सा ये परिवर्तन में देख ले, ठोस द्रव गैस में तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब परिवर्तन है। परिवर्तन को थोड़ा सा एक चित्र से बता दे रहे हैं, इसको फिट कर लीजिएगा। ठीक है, ठोस से द्रव बन रहा है, यानी पानी से, बर्फ से पानी पिघल रहा है, तो उस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। ठीक है, और द्रव से अगर ठोस बन रहा है तो उसको जमना कहते हैं, फ्रीजिंग, है ना, जमना यानी जम गया है। और अगर द्रव से गैस बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, अभी बढ़े वाष्पीकरण। और अगर द्रव से गैस से द्रव बन जा रहा है, गैस से द्रव, गैस से द्रव, तो उसको संघनन कहते हैं, संघनन। ठीक है, संघनन, संगलन, संघनन, याद रखिएगा। ठोस से पानी बन रहा है, संगलन, पानी से ठोस तो जमना, पानी से गैस तो वाष्पीकरण, और गैस से पानी यानी द्रव तो संघनन। और अगर डायरेक्ट ठोस से गैस तो ऊर्ध्वापातन, है ना, ऊर्ध्वापातन। और डायरेक्ट गैस से ठोस तो भी ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो बस इतना ही इस चीज़ को यहाँ पे देखें, याद रहेगा। और हाँ, क्वेश्चन ज़्यादातर वाष्पीकरण के जो समझा है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो खैर कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आते रहिएगा, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसका क्वेश्चन आंसर का, है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक में उसका PDF हम लिंक दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अकेले हो जाते हैं, बनाने नहीं सकते, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं बन पाया अभी, लेकिन कुछ दिन में वीडियो में आते रहिएगा। और अगर कुछ देर बाद देख रहे हैं तो अब मिल गया होगा। अगर तुरंत जैसे आज अपलोड कर रहे हैं, आज 1-2 दिन के अंदर देख रहे हैं तो हो सकता नहीं मिलेगा। 5 दिन 8 दिन बाद अगर देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका PDF का, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।